हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, आरओआरओ, लोअर पीसीएस, एसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर के। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि उत्तराखंड पीएससी हो चाहे फिर यूके SSC हो, वहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण बुक आप लोगों को पता है कि बिनसर ईयर बुक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है ग्रीन टर्न, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये दोनों बुक आप लोगों को उत्तराखंड करंट अफेयर से ध्यान में रखना है। और बिनसर ईयर बुक तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी क्लास करा रखी है, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, लगभग 10 से 12 क्लास वहाँ पर आप लोगों को मैंने कराई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से आप लोगों के चाहे हम कनिष्ठ सहायक की बात करें, पटवारी, लेखपाल या पुलिस कांस्टेबल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आज ग्रीन टर्न बुक की। ग्रीन टर्न बुक से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है राज्य सूचना आयोग से संबंध। राज्य सूचना आयोग आप लोग हेडिंग डाल देंगे। और यहाँ पर से क्या ध्यान में रखना है, ये उत्तराखंड का राज्य सूचना आयोग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना अगर हम देखें, स्थापना तो 3 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है 2005 में। और RTI एक्ट आया था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछा जाता है RTI एक्ट कब आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये आया था 2005 में। उसके तहत केंद्र में केंद्र सूचना आयोग की स्थापना की जाती है और राज्यों में राज्य सूचना आयोग की। इसी के तहत उत्तराखंड में 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसके संरचना से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। संरचना, अब संरचना का मतलब यह है कि इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक तो होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और इनके साथ अन्य सूचना आयुक्त। अन्य सूचना आयुक्त, अब इनकी हाल ही में नियुक्तियां कर रखी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ा सा बेस बन गया आप लोगों का। अब हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे कि उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है अनिल चंद्र पुनेठा। अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त। और दोस्तों, ये इस प्रकार से मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्तों को मिलाकर राज्य सूचना आयोग में कुल इनकी जो संख्या है वो 10 से अधिक नहीं हो सकती है। और ये डिपेंड करेगा अलग अलग राज्यों में, मतलब कि किसी राज्य में ये राज्य सरकार पर डिपेंड है कि वहाँ पर कितने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये संविधान में प्रावधान है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अन्य सूचना आयुक्त में उत्तराखंड में अभी एक व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिनका नाम आप लोगों को से पूछा जा सकता है। तो जिनका नाम है योगेश भट्ट। योगेश भट्ट यहाँ पर राज्य सूचना आयुक्त हैं, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त। तो राज्य सूचना आयुक्त अगर हम बात करेंगे योगेश भट्ट और मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा। आप लोगों से बहुत बार ये भी पूछा जाता है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा RS टोलिया। ठीक है, RS टोलिया आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाते हैं। और इनकी जो नियुक्ति है किनके द्वारा की जाती है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो राज्य सूचना आयुक्त या फिर मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम नियुक्ति की बात करेंगे तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। लेकिन इसके लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी होती है। तो यहाँ पर एक 3 सदस्य की कमेटी होगी दोस्तों, कमेटी।
और ये कमेटी में कौन कौन होंगे, एक तो होंगे सीएम मुख्यमंत्री, और एक होंगे विपक्ष के नेता, और एक होंगे कैबिनेट मंत्री। तो ये 3 सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति के जो कमेटी होती है, और ये 3 सदस्य की कमेटी सिफारिश करती है राज्यपाल को। उसके बाद राज्यपाल क्या करेंगे, इस पर मुहर लगाएंगे और इनकी नियुक्तियां करेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो यशपाल आर्या जी का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जी आप लोगों को पता ही है। तो ये है पहला क्वेश्चन। आप लोगों से यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर हम बात करें, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, तो ये आप लोगों को पता होगा आई थिंक। इसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल। और ये कहाँ पर है दोस्तों, J&K जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। और इसकी लंबाई कितनी है, 11.2 किलोमीटर की लंबाई है पीर पंजाल रेलवे सुरंग की। ये क्या है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसको बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, बनिहाल सुरंग। तो ये नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन अब ये कारनामा उत्तराखंड के नाम आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे हम बात करें, भारत सरकार हो चाहे फिर उत्तराखंड सरकार हो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही है और रेल मार्गों का निर्माण कर रही है। और इसी के तहत उत्तराखंड में एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। तो उत्तराखंड में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि रेल मार्ग कहां से कहां तक है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, और ये लगभग 125.2 किलोमीटर की है रेल मार्ग। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो जिले आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 5 जिले हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आपका आ जाता है देहरादून, क्योंकि ऋषिकेश देहरादून यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। उसके बाद आ जाएगा टिहरी, टिहरी के बाद पौड़ी गढ़वाल आ जाएगा, और पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद दोस्तों चमोली। तो ये 5 जिले हैं जहां पर से ये रेलवे लाइन गुजरेगी और 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस 125 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। अब इन सुरंगों में से एक ऐसी सुरंग है जो कि टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से सुरंग, देवप्रयाग से कहाँ तक के हैं, जनासू तक। और ये जनासू कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर तहसील में एक गांव है जनासू, और टिहरी गढ़वाल में है देवप्रयाग। इन दोनों के बीच में एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है दोस्तों, 14 किलोमीटर है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग अब कौन बनने वाली है। अब जैसे ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और ये जैसे ही इसका संचालन हो जाएगा, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग देहरादून से जनासू के बीच में आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्तराखंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि कितने जिलों से होकर ये सुरंग गुजरती है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देहरादून और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो ये जिले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं दोस्तों। इसकी लंबाई भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। 125 किलोमीटर की कुल लंबाई है
और सुरंग की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो 14 किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है अपनी सरकार। अपनी सरकार क्या है, एक आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अपनी सरकार क्या है। ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो एक ये वेब पोर्टल है दोस्तों, एक पोर्टल है और उत्तराखंड सरकार का पोर्टल है। इसमें क्या बात कही गई है, ऑनलाइन की बात कही गई है। जितने भी सरकारी सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं, उत्तराखंड सरकार द्वारा जितनी भी सरकारी सेवाएं यहाँ पर संचालित की जाएंगी, उनको एक पोर्टल के माध्यम से, एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासी एक्सेस कर सके। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनी सरकार पोर्टल का ऐप लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके तहत कुल 254 सेवाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपनी सरकार, ठीक है ना। अपनी सरकार आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये शिक्षा और साक्षरता में सुधार के लिए है। शिक्षा और साक्षरता में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें ये कहा गया है उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की रैंक कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड की रैंक शिक्षा और साक्षरता के मामले में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सी रैंक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 35। यहाँ पर कौन सी रैंक हो जाएगी, उत्तराखंड की 35 रैंक हो जाएगी दोस्तों। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पहली रैंक कौन है। तो पहली रैंक में आ जाएगा केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब है जो कि यहाँ पर पहला स्थान रखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन अब हम बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। दोस्तों 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण हो रखा था और उसमें उत्तराखंड की एक नगर निगम है जिसको इस श्रेणी में डाला गया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि देहरादून नगर निगम को इसमें कौन सा स्थान अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो 69वां स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देहरादून उत्तराखंड के नगर निगम को 69वां रैंक प्राप्त हो रखा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग। अभी उत्तर भारत का जीआई टैग यहाँ पर उत्सव मनाया गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और भौगोलिक संकेतांक में स्थान की अगर हम बात करेंगे, जीआई टैग में स्थान की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर उत्तराखंड को पहला स्थान है जो कि प्राप्त हो रखा है दोस्तों। अब यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जीआई टैग होता क्या है। जैसे अगर हम बात करेंगे बाल मिठाई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है, तो बाल मिठाई अल्मोड़ा में ही बनाई जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में फेमस है। तो ऐसे उत्पादों को जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष में बहुत प्रसिद्ध है उनको हम जीआई टैग दे सकते हैं और इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। जैसे कि आवेदन में अगर कोई चीज़ स्वीकार्य हो जाती है तो फिर जीआई टैग मिलने के बाद ये होता है कि अगर मैं अल्मोड़ा बाल मिठाई के नाम से बाल मिठाई बेचता हूँ तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कार्यवाही हो सकती है। तो मैं
या फिर कोई अन्य अल्मोड़ा की बाल मिठाई के नाम से मिठाई नहीं बेच सकता, वो अपने नाम से बेच सकता है। तो इसलिए अल्मोड़ा की बाल मिठाई को क्या मिल गया है, एक जीआई टैग मिल गया है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल रखा है, जैसे अगर हम बात करेंगे एपड़ की बात करेंगे, और राजमा है, मुंशियारी का राजमा है, और इसके अलावा टमटा उत्पाद है, अल्मोड़ा का टमटा उत्पाद है, बर्तन जो होते हैं, और इसके अलावा भोटिया दन हो गया, ठीक है, और चिउरा तेल हो गया। तो ये सभी क्या हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के जीआई टैग हैं जिनको वर्तमान में दिया गया है, और इस दौरान उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हो रखा है जीआई टैग में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो जीआई टैग वाली वीडियो है मैंने अलग से आप लोगों को करा रखा है। जब मैं आप लोगों को बिनसर ईयर बुक करा रहा था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को कराया था, आप लोगों को देखना है बिनसर ईयर बुक वाली प्लेलिस्ट में जाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये 2021 का दिया गया है दोस्तों, 2021 का। और ये किनको दिया जाता है, ये चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। नर्सों को ये पुरस्कार दिया जाता है। कोविड महामारी के दौरान उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो 2 नर्सें हैं जिनको ये सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की हैं एक शशिकला पांडे, और दूसरी हैं गंगा जोशी। तो इन दोनों को यहाँ पर, ये नर्सें हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। शशिकला पांडे मेरे ख्याल से अभी बीडी पांडे नैनीताल में कार्यरत हैं, और गंगा जोशी की अगर हम बात करेंगे तो ये खटीमा में हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की, तो 1973 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1973। इसके बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास। आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सैन्य अभ्यास से भारत के अन्य देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, और अन्य भी, जैसे हम बात करेंगे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इनके साथ भारत क्या करता है, प्रत्येक वर्ष सैन्य अभ्यास करता है। चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे वो वायुसेना वाली हो, चाहे वो नौसेना के अभ्यास हो। तो इसलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, यहाँ से पूछा जाता है। और मैंने आप लोगों को ये क्लास अलग से करा रखी है, प्लेलिस्ट बनी है डेली करंट अफेयर की, वहाँ पर सारे अभ्यास, भारत के अन्य देश, जितने भी देशों के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है उनको डिस्कस कर रखा है। आप लोगों को जरूर जाके देखना है, वहाँ से आप लोगों को सारे अभ्यास है जो कि मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका एक अभ्यास हुआ था, 18वां अभ्यास, 18वां अभ्यास हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, औली में, औली में हुआ था दोस्तों, औली उत्तराखंड चमोली में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इस अभ्यास का नाम क्या था, तो इसका नाम था युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में अभ्यास है, तो भारत और अमेरिका। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच में और अन्य कौन कौन से हैं, इनको भी आप लोग इसी के साथ साथ लिख सकते हैं, जैसे कि टाइगर ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आप लोग इनको ध्यान में रख सकते हैं कि ट्रंप, ठीक है। और इसके अलावा वज्र प्रहार हो गया, और मालाबार हो गया, एक मालाबार।
अब ये मालाबार जो एक्सरसाइज है ये 4 देशों के बीच में होती है और उन देशों को हम बोलते हैं क्वाड देश। ये क्वाड देश आप लोगों से बहुत बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी हाल ही में 4 देशों का समूह है, इसमें 4 देश हैं और ये 4 देशों के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम मालाबार अभ्यास बोलते हैं। और इस 4 देशों में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, ये 2 देश तो हो गए, जापान और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं जिनके बीच में ये अभ्यास होता है। और इसके अलावा एक अन्य आप और लिख सकते हैं, रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा एक और लिख लो, कोप इंडिया। कोप इंडिया, तो कोप इंडिया भी भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, ट्रैक ऑफ द ईयर। ट्रैक ऑफ द ईयर, जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड में ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां पर पर्वतारोहण किया जाता है और पर्वतारोहण में यहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो एक ग्लेशियर का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ग्लेशियर, और दूसरा है बुग्याल। तो ग्लेशियर में तो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी, और ये कहाँ पर है? बागेश्वर में। तो बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसी के साथ ही बुग्याल की अगर हम बात करेंगे तो बागजी बुग्याल। कौन सा बुग्याल है दोस्तों? बागजी, बागची, और ये कहाँ पर है? चमोली जिले में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बागची बुग्याल किस जिले में है? तो चमोली आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 9 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बालासरई योजना। बालासरई योजना का संबंध किससे है? तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चला कि बाल, बाल मतलब बच्चे, लेकिन कौन से बच्चे? अनाथ। तो यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए ये योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है, जो कक्षा 1 से 12 तक जो भी बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा? जैसे हम बात करें अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, अध्ययन सामग्री, ड्रेस हो गया, चाहे पुस्तक की अगर हम बात करें, बैग की अगर हम बात करें, पेन, पेपर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इनको उपलब्ध कराई जाएगी कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए। तो ये अच्छी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। अब हम बात करेंगे जमरानी बात की। क्वेश्चन अभी पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, कहाँ पर है ये? काठगोदाम में। काठगोदाम, कुमाऊं का दार, काठगोदाम, हल्द्वानी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जमरानी बांध यहाँ पर स्थित है गौला नदी पर। किस नदी पर है? गौला नदी पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जमरानी बांध से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और इसका लक्ष्य ये कब तक पूरा हो जाएगा। तो 2027 तक इसका निर्माण कार्य है जो कि पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो 150.6 मीटर की ये इसकी ऊंचाई है। अब 400 हेक्टेयर भूमि में ये फैला है, 400 हेक्टेयर भूमि, और यहाँ पर से क्या होगा, बिजली हो गया, सिंचाई हो गया, या फिर पीने योग्य पानी आने ये आसपास के जितने भी शहर हैं, जैसे अगर हम रुद्रपुर की बात करेंगे, उधम सिंह नगर हो गया, हल्द्वानी हो गया, तो इनको यहाँ पर इस बांध से
बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा और सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को जमरानी बात से ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहला स्थान किसको प्राप्त हो रखा है? अपने उत्तराखंड को। तो बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड को माना गया है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक योजना है, केंद्र की योजना, और इसका नाम है सुमंगलम। ये उत्तराखंड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है और उत्तराखंड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हम पूरे सृष्टि की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। चाहे हम मनुष्य की बात करेंगे तो 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर है जो कि बना है, जिसमें अगर हम बात करेंगे पंच तत्व की या फिर पंचाभूत की, तो इसमें आकाश हो गया, वायु हो गया, आकाश वायु पृथ्वी हो गया, और जल हो गया, और अग्नि। तो 1 2 3 4 5 ये 5 पंचाभूत तत्व हैं, इनसे मिलकर पूरी सृष्टि की निर्माण हो रखी है। तो ये सुमंगलम योजना के तहत ये पंचाभूत क्या है? सम्मेलन है। ये पंचाभूत क्या है दोस्तों? सम्मेलन है। और ये सम्मेलन किसके लिए आयोजित किए जाएंगे? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दों में सुधार, जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे हम साइंस एंड टेक की बात करें या फिर अन्य, जिसमें ये सभी पंच जो भूत हैं वो शामिल होते हैं। तो इस दौरान उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, देहरादून में आकाश नाम से ये पहला सम्मेलन आकाश नाम से उत्तराखंड के देहरादून में संचालित किया जाता है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो वायु सम्मेलन है दोस्तों, वायु सम्मेलन आप लोगों का ओडिशा में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 सम्मेलन आप लोगों को अभी हाल ही में हो रखे हैं और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका शीर्षक आप लोगों से पूछा जा सकता है या फिर इसकी थीम आप लोग कहेंगे आकाश फॉर लाइफ, आकाश फॉर लाइफ इसका शीर्षक था। तो ये आकाश सम्मेलन आप लोगों से कहा जाएगा कि कहाँ पर हो रखा अभी, तो देहरादून में ये आयोजित किया गया है। किस चीज़ के लिए है तो आप लोगों को मैंने बता दिया, पर्यावरणीय मुद्दों पर सुधार के लिए इसमें सुझाव दिए जाएंगे। पूरे यहाँ पर जितने भी अलग अलग संस्थान हैं या फिर अलग अलग फील्ड के लोग हैं वो आकर यहाँ पर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी सुझाव हैं उन पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद इन पर कार्य किया जाएगा। तो ये आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है जिसको अब हम देखेंगे। बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप, बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा ऐप लॉन्च, ये किसके द्वारा, तो देहरादून नगर निगम के द्वारा। वेस्ट मतलब जो भी गंदगी है, कूड़ा कचरा है, जैसे अगर हम बात करेंगे जैविक और अजैविक दोनों को अलग अलग फेंकने की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके लिए बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप
है जो कि लॉन्च की गई है। बस इतनी बात यहाँ पर से पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना संचालित की जा रही है। अब इसकी खास बात यह है कि 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी खिलाड़ी होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। और लाभ में क्या मिलेगा, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 1500 रुपये प्रति माह, 1500 रुपये प्रति माह इनको भुगतान राशि की जाएगी। और या फिर आप लोग इसको एक तरीके से इनके लिए महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति के नाम से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये एक और महत्वपूर्ण लखपति दीदी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना किस सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता होगा, चल रहा होगा कि लखपति का मतलब है लखपति बनाना और दीदी का मतलब है महिलाओं को। तो उत्तराखंड की जो स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह, इसमें जितने भी महिलाएं शामिल हैं उनको लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और कितनी महिलाएं, 1.5 लाख महिलाओं को, ठीक है, 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लाख महिलाएं। और लक्ष्य ये कब तक का है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2025 तक, 2025 तक इनको महिला सहायता समूह को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, देश की सबसे बड़ी फर्म वाटिका, ठीक है, देश की सबसे बड़ी फर्म वाटिका की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो रानीखेत आप लोगों को ध्यान में रखना है, रानीखेत। और रानीखेत में कहाँ पर, कालिका वन रेंज में, कालिका वन रेंज में देश की सबसे बड़ी फर्न वाटिका यहाँ पर संचालित की जा रही है, जिसमें फर्न की लगभग 120 प्रजातियाँ, इनका यहाँ पर विकास किया जाएगा। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से। और ये सीरीज को मैं आने वाले जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वहाँ पर 2-3 क्लास और करा दूंगा आप लोगों को, तो इसलिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।